क्या आप जानते हैं कि भारत का एविएशन मार्केट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और शायद एविएशन नाम सुनकर बहुत यंग लगता हो, बहुत नया लगता हो, लेकिन भारत में एविएशन का इतिहास करीब 110 साल पुराना है। आज मैं आपको भारत में एविएशन के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा मैं कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ पर है, बीच में जितने सारे इवेंट्स हुए सब के सब। और आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। विद हैविंग सेड दैट, मैं हूँ नंदन, आप है मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। भारत में एविएशन का इतिहास शुरू होता है 1911 में। 1911 में जब इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से यमुना पार नैनी तक एक एयरमेल सर्विस दौड़ती है। इस एयरमेल सर्विस के नाम एक रिकॉर्ड है, ये दुनिया की पहली एयरमेल सर्विस थी। वैसे तो ऐसी एक नॉर्मली डेमोन्स्ट्रेशन वाली फ्लाइट थी, लेकिन इतिहास रच चुकी थी। वैसे असली कहानी 1932 से शुरू होती है, जब JRD टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज की एस्टैब्लिशमेंट की। ये भी एक एयरमेल सर्विस ही थी और कराची से मुंबई के बीच मेल को फ्लाई किया करती थी। यही एयरवेज टाटा एयर सर्विसेज आगे जाके एयर इंडिया बना। 1938 में इसी टाटा एयर सर्विसेज का नाम चेंज करके टाटा एयरलाइंस कर दिया गया और टाटा एयरलाइंस को लाइसेंस मिला डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट्स फ्लाई करने का। JRD टाटा के बारे में एक और बात बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टेड थे एविएशन में और इंडिया के पहले लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट पायलट थे। 1946 आते आते इसी टाटा एयर सर्विसेज, जो बहुत सारी डोमेस्टिक रूट्स पर फ्लाई कर रही थी, इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया। 1947 में आज़ादी के साथ साथ एयर इंडिया को बनाया गया देश का फ्लैग कैरियर एयरलाइन, जब भारत सरकार ने 49% स्टेक खरीद लिया इसका। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तब हमारा एयरलाइन बिजनेस ठीक ठाक था। हिंदुस्तान में करीब 9 एयरलाइंस थे, लेकिन पार्टीशन के बाद हुआ क्या कि 8 एयरलाइंस बचे, बिकॉज ओरिएंट एयरवेज जो थी वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। ओरिएंट एयरवेज ही आगे जाके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनी। जैसा मैंने आपको बताया कि 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का 49% स्टेक खरीद लिया था। 1948 में एयर इंडिया ने स्टार्ट किया फ्लाई करना इंटरनेशनल रूट्स। बॉम्बे से लेकर लंदन तक पहला हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट था। ये इंटरनेशनल रूट्स का सिलसिला 1948 से 1950 तक बहुत चला, जब एयर इंडिया ने बहुत सारे नए नए रूट्स खोले विदेश जाने के। 1953 में गवर्नमेंट लेकर आती है एयर कॉर्पोरेशंस एक्ट और एविएशन को नेशनलाइज कर देती है। मतलब जितनी भी एविएशन होगी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की देखरेख में होगी। और इंडिया की जो 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस थी, उन सबको मिलाकर बने सिर्फ और सिर्फ 2, जो एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्लाई करने के लिए और इंडियन एयरवेज डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्लाई करने के लिए। एयर इंडिया तो टाटा के हाथ से बाहर जा चुका था, लेकिन नेशनलाइज होने के बाद भी JRD टाटा को ही एयर इंडिया का चेयरमैन रखा गया और 1970s में एयर इंडिया बहुत सक्सेसफुल थी, गिवन द सक्सेसफुल बिजनेस प्लान ऑफ JRD टाटा। लेकिन एयर इंडिया के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। 1960 में एयर इंडिया ने अपने पहले जेट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी ली, बोइंग 707, और इसके साथ साथ एयर इंडिया एशिया में, पूरे एशिया में पहली एयरलाइन बनी जो जेट एज में एंटर कर चुकी थी। 1962 आते आते हमारे सारे एयरक्राफ्ट जेट एयरक्राफ्ट थे और दुनिया की पहली एयरलाइन बनी थी एयर इंडिया, जिसके सारे एयरक्राफ्ट जेट एयरक्राफ्ट थे, या फिर जिसे ऑल जेट फ्लीट भी कहा जाता है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। 1970s और 80s में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस काफ़ी नाम में थे, बिकॉज ये 2 ही एयरलाइंस थे। लेकिन इस सरकार 2 और नए एयरलाइंस लेकर आई, वो भी कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल ही थे, एक पुष्पक एविएशन और एक वायुदूत। लेकिन अभी तक ये जानकर रखिएगा, एक भी प्राइवेट एयरलाइन नहीं चलती इंडिया में। इसी बीच आया 1990 में 2 बड़े इवेंट्स हुए। नंबर 1, गल्फ वॉर हुई, जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। और आपने शायद मूवी एयरलिफ्ट देखी ही होगी, उसमें एयर इंडिया के नाम रिकॉर्ड है 1,70,000 लोगों को वॉर जोन से निकालने का। ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। ये था लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन बाय पैसेंजर एयरलाइन। इसी बीच एयर इंडिया ने करीब 488 फ्लाइट्स को ऑपरेट किया करीब 60 दिनों तक, और सारे के सारे इंडियंस को अम्मान से मुंबई लेकर आए। 1990 में दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ ये कि इकोनॉमी खुलने से जस्ट पहले सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस ओपन स्काई पॉलिसी के तहत जो प्राइवेट एयरलाइंस थी वो अब ऑपरेट कर सकती थी एयर टैक्सी सर्विसेज। मतलब आप प्लेन उड़ा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल्ड बेसिस पर नहीं। और ईस्ट वेस्ट एयरलाइन 37 साल बाद पहली प्राइवेट एयरलाइन बनी इंडिया में उड़ने वाली। 1994 में एक और बड़ा मेजर डिसीजन लिया गया, जब ये जो एयर कॉर्पोरेशंस एक्ट था, जिसके अंडर एविएशन नेशनलाइज था, उसको हटा दिया गया। इसका मतलब अब प्राइवेट एयरलाइंस को पूरी छूट थी पैसेंजर फ्लाइट्स ऑपरेट करने की।
और 1995 में एक और बड़ा चेंज हुआ जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मर्ज करके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया गया। जैसे इसी बीच 1991 में सहारा एयरवेज और 1993 में जेट एयरवेज की स्थापना हुई। और 1995 आते आते जो एयरलाइंस इंडिया में 1990 में 2 या 3 की संख्या पर थे वो बढ़कर 40 के ऊपर जा चुके थे। 2004 में सरकार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया जब एयरलाइंस अदर देन एयर इंडिया उनको अलाउ किया गया कि आप पैसेंजर फ्लाइट्स इंटरनेशनल ऑपरेट कर सकते हैं। 2004 में ही गो एयर भी एस्टैब्लिश हुआ। गो एयर इज ऑल्सो लो कॉस्ट कैरियर। लो कॉस्ट कैरियर्स आर फेमस की कम दाम में एयरक्राफ्ट की सर्विसेज आपको देंगे और आजकल भारत में मोस्टली लो कॉस्ट कैरियर्स का ही बिजनेस है। फॉलोड बाय स्पाइस जेट एंड किंगफिशर इन 2005 एंड इंडिगो इन 2006। और 2007 शायद इंडियन एविएशन का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग ईयर जहां पर हुए 3 बड़े बड़े मर्जर्स। नंबर 1 एयर इंडिया और इंडियन एयरवेज का मर्जर होकर एयर इंडिया लिमिटेड बना और इसके बाद से एयर इंडिया ने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया है। नंबर 2 जेट एयरवेज ने एयर सहारा को खरीदा और नंबर 3 किंगफिशर ने खरीदा एयर डेक्कन को। और ये चीज़ तीनों एयरलाइंस को, तीनों खरीदने वाली एयरलाइंस को बहुत महंगी पड़ी बिकॉज 2012 में किंगफिशर रुक गई, 2019 में जेट एयरवेज रुक गई और एयर इंडिया की तो बात ही मत पूछो, 70,000 से भी ज़्यादा करोड़ का लॉस खा चुकी है एयर इंडिया। बहुत नेगेटिव बातें हुई। 2014 में वैसे एयर एशिया भी इंडिया में आया। एयर एशिया एक्चुअली मलेशियन है एयरलाइन, लेकिन उसने इंडिया में कदम रखा 2014 में और 2015 में विस्तारा भी आई। जब बात कर ही रहे हैं एविएशन की तो एक और मज़ेदार मिशन के बारे में आपको बताता हूँ। मज़ेदार तो नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत मिशन था जिसका नाम है ऑपरेशन वंदे भारत या फिर मिशन वंदे भारत या वंदे भारत मिशन, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत कोविड-19 पैंडेमिक के चलते स्ट्रैंडेड इंडियंस को विदेश से इंडिया लाया गया और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो एयरलाइंस ने ही प्ले किया। विदेश से करीब 70 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रैंडेड इंडियंस को इंडिया लाया गया है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आज अगर भारत में देखें तो टोटल मिलाकर एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, मिलिट्री एविएशन फैसिलिटीज़ और फ्लाइंग स्कूल्स को अगर सबको मिला दे तो 486 है इनका नंबर। एयरपोर्ट्स की संख्या देखिए जहाँ से शेड्यूल्ड फ्लाइट्स उठती हैं उनकी संख्या करीब 123 है और इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं जिनके बाद ये नंबर और भी ऊपर जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही प्रॉमिसिंग है बिकॉज 2019 में कोविड आने से पहले 14.5 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया था डोमेस्टिकली एयरलाइंस में। इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस बनी, बहुत सारी बिखरी, कुछ अभी भी चल रही हैं और कुछ सरकार किसी को बेचना चाहती है और भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होगा आई होप पैसेंजर्स के हित में ही होगा बिकॉज आप जैसे देखते हैं कि जैसे एयरलाइंस बढ़ेंगे, जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, फेयर कम होगा, अल्टीमेटली आपको और मेरे को ही फायदा देने वाला है वो। होपिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ एविएशन इन इंडिया। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। दिस वाज मी नंदन। आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।